हाँ, सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। नाउ दिस इज विजय है। दोबारा से आप सभी लोगों का चैप्टर 8 में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का 4th पार्ट है। 3 पार्ट हमने पहले अपलोड करे हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी थी। ट्रांसपोर्टेशन में लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, एयर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, हमने पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करी है। नाउ इन दिस क्लास हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। चैनल पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पे हम सब अवेलेबल हैं। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी चाहिए तो वहाँ जुड़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट के बिहाफ पे हमने काफ़ी कुछ समझने की पहले भी कोशिश करी थी। हमने बताया था कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो आता है आपका एयर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने बताया था कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लंबे डिस्टेंस को तय करता है, मोस्ट कंफर्टेबल है और ज़्यादातर जहाँ पे स्नो या फॉरेस्ट या हिली वाले प्लेसेस होते हैं वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। जहाँ पे डिजास्टर्स आते हैं तो वहाँ ना तो नाव जा सकती है ना तो ज़मीन के थ्रू आप सामानों को पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पे एयर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा सुटेबल हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इसकी प्रॉब्लम बस ये है कि काफ़ी पैसा लगता है, मेंटेनेंस पे काफ़ी खर्चा होता है। उसके बाद जो ऑफकोर्स फ्यूल फैसिलिटीज़, बहुत बड़ा स्टाफ को मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्री में अभी भी इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस में हमें आवर्स और मिनट्स देखने पड़ते हैं, कितने आवर्स और मिनट्स में कोई भी फ्लाइट या कोई भी कमर्शियल फ्लाइट जो पहुंचती है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 250 कमर्शियल एयरलाइंस है जो स्पेशली वर्ल्ड में एक कॉन्टिनेंट से सामान को दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचाने की कोशिश करती है। कमर्शियल यानी कि बोले तो वाणिज्य, जो स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड सामान को लाती और ले जाती रहती है। सरकारी और प्राइवेट को मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एयरलाइंस का नंबर कहीं ना कहीं आपकी बुक में तो 250 दे रखा है, यानी कि 250, लेकिन शायद से ये बढ़ भी गया होगा, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें इंटर कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, ये वो एयरलाइंस है जो सिर्फ एक ही कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट नहीं करती है, सिर्फ ये कंट्री के अंदर अंदर चलने की कोशिश करती है। इसका डेंस नेटवर्क, यानी कि सबसे ज़्यादा एयरलाइंस का नेटवर्क यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर और ऐसी जो डेवलप्ड कंट्री है ना उनके अंदर ही हमें देखने को मिलता है। अकेली यूएस के अंदर 60% का एयर ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, तो कंट्री के अंदर अंदर। दूसरा, अब हमें जो पता है वो पता है हमें पाइपलाइन से रिलेटेड सामान लिक्विड फॉर्म में जो जाता है, तो उसके लिए हमें गैसेस के लिए, लिक्विड चीज़ों के लिए हमें पाइपलाइनों की ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसा क्या कहते हैं सिस्टम है जहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं होता है। इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल इसमें कम लगता है। ये ज़्यादातर माउंटेन और ज़मीन के अंदर से सामान को लाने ले जाने के लिए काफ़ी यूज़फुल देखने को मिलता है। यूएस का काफ़ी अच्छा नेटवर्क पाइपलाइन को लेके, डेंस नेटवर्क हमें पाइपलाइन को देखने को मिलता है। हालांकि इराक और इंडिया की जो क्या कहते हैं पाइपलाइन सिस्टम है, जो सामान ज़्यादा आता है हमारा वो इराक से आता है। तो ये आपका न्यू दिल्ली है, ये आपका क्या कहते हैं ईरान है, सॉरी ईरान बोल रहा था मैं, ईरान से कोई पाइपलाइन का सिस्टम है, आप देख सकते हो। ये पूरा हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है। मुल्तान लास्ट है, मुल्तान से न्यू दिल्ली कनेक्ट होता है। तो हम जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, गैस होता है या कोई वायर्स होती हैं, वो पाइपलाइन के थ्रू हम इसे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स कम्युनिकेशन, हमें पता था शुरुआती समय में हम राइटिंग को प्रिजर्व करके नहीं रखते थे, संदेश के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ता चला गया तो ऑफकोर्स कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ईजी होता चला गया। कम्युनिकेशन में टेली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑफकोर्स डेवलप्ड कंट्री के अंदर ज़्यादा है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से दूसरी और कंट्रियों के अंदर भी इसे देखने को हमें मिलने लग गया। दूसरी कंट्री के अंदर भी हमें ये देखने लग गया कि हाँ, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल बड़ा है। टेलीफोन में हम कह सकते हैं लैंडलाइन और मोबाइल फोन, उसकी तो बाढ़ आ रखी है। ऑडियो विजुअल के अंदर हम फिल्म, रेडियो, टीवी, इनके थ्रू भी हम देश विदेश की जो खबरें होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम देख लेते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद प्रिंटेड मीडिया में न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद मैगजीन हो गया। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से मास मीडिया इसका एक हिस्सा बन चुकी है। अभी हम इसमें एक और चीज़ जोड़ सकते हैं जो बुकों के अंदर नहीं है, वो हम जोड़ सकते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज की डेट में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी वजह से हम यूट्यूब बोल सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, फेसबुक पेज है जो मेटा हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं एक जीता जागता एग्जाम्पल है सोशल मीडिया का। अब
क्योंकि हमें पता है कि कम्युनिकेशन के लिए हमें आज की डेट में वायरलेस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वायरलेस कनेक्शन इतना स्पीड में होना चाहिए जो अनब्रेकिंग हो, तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है। ऑप्टिकल फाइबर आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत लाइट की स्पीड पे हमें इंटरनेट देता है, सेफ है, सिक्योरिटी है इसकी, और कहीं ना कहीं ये आज की डेट में आने वाले टाइम पीरियड में सभी के लिए क्रांति हो सकती है। आपके बहुत टाइम पहले जो आप kbps इस्तेमाल करते थे वो 1512 KB की स्पीड जो थी आप इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज की डेट पे आपके फ़ोन पे 1 से 1.5 GB जो है प्रतिदिन आप खर्च कर दिया करते हैं। और पहले आपको सिर्फ इतना सा ही मिलता था। पहले MB के लिए भी हमें अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता था, 1 MB के लिए, 2 MB के लिए, लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम था। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को 1 GB पर सेकेंड चाहिए तो वो तारों से कंफर्म नहीं हो सकता, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही हो सकता है। दैट इज़ वाई ऑप्टिकल फाइबर की तरफ दुनिया जो है कनेक्ट होती जा रही है। लेकिन लोग यही नहीं रुके, लोगों ने सैटेलाइट से चीज़ों को कनेक्ट करने लगे। तो आज हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जो नेट आ रहा है वो सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है। और सबसे पहले इसको 1970 में मिलिट्री के द्वारा यूज़ करा गया था और बाद में फिर लोकल लोगों के लिए ये इस्तेमाल होने लग गया। तो यहाँ पे इंटरनेट जो है ऑफ कोर्स यूएस की मिलिट्री के द्वारा से डेवलप करा गया था। बाद में ये सारे सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में छोड़े गए। फिर सभी कंट्री ने अपने टेलीकॉम को और अच्छा करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम छोड़ा। यूएस सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ चुका है, चाइना है, रशिया है, ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। लास्ट में अपना इंडिया कहीं बीच में 7वें नंबर पे 54 सैटेलाइट जो अभी तक हमने छोड़ी है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये इसलिए कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नेट को ना पहुंचाना, डायरेक्टली हम अगर कुछ भी नेट का एक्सेस कर ले डायरेक्टली ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कर ले। इससे क्या होगा, इससे नेट की स्पीड और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा इंडिया भी पीछे नहीं था। इंडिया ने काफ़ी समय तक अलग अलग सैटेलाइट को समय के हिसाब से छोड़ा। रोहिणी सैटेलाइट RS बोलते हैं 1, उसके बाद भास्कर है वो भी छोड़ा हम लोगों ने। हमने सैटेलाइट जो आपको पता है रॉकेट का इस्तेमाल करा। उसके बाद साइबर स्पेस, यानी कि इंटरनेट के अंदर जो भी आपको सर्च करते हैं, जो भी आप कुछ अकाउंट बनाते हैं, जितनी भी वेबसाइट चलती है वो साइबर स्पेस का एक पार्ट है। आप जैसे कि आप देखते हैं डोमेन नेम लेते हैं, आप होस्टिंग खरीदते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइबर स्पेस का एक पार्ट है। और साइबर स्पेस में आज की डेट में हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर साइबर स्पेस को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री US, UK, जापान, चाइना, इंडिया साइबर स्पेस का आज इस्तेमाल कर रही है। तो जितना भी www. जितनी वेबसाइट होती है उन सबको साइबर स्पेस खरीदना पड़ता है। अब हर कोई चाइना रसिया तो है नहीं कि रशिया का अपना खुद का गूगल है, चाइना का अपना खुद का गूगल है, तो कंट्री इस मामले में काफ़ी आगे है। उनका साइबर स्पेस अपना अपने पास ही है, जबकि UK, US और जापान, इंडिया, इन सबका साइबर स्पेस अमेरिका के पास है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि हम GoDaddy.com पे जाते हैं, स्पेस खरीदते हैं। ये सब एक सिस्टम है जो टेलीकम्युनिकेशन को काफ़ी और अच्छा बनाने की कोशिश करता है और लोगों को कंट्रोल भी कर रहा है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर मेनली हमने पूरा कुछ समझ लिया है, पूरा कुछ पढ़ लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और कुछ नया क्या चाहते हैं वो बताने की कोशिश करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।